अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के पार्ट 2 के एजुकेशन का गेस्ट पेपर है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एजुकेशन की बुक है, उर्दू में मोहम्मद नियाज सिद्दीकी की है। इस बुक से पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स हेडिंग वाइज हैं। दूसरा, इंग्लिश में प्रोफेसर यासीन शेख की ये बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी पूरे चैप्टर्स, टॉपिक, हेडिंग्स सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में गाइड बुक मिले तो निगत अल्ताफ़ की लीजिएगा। इकरा पब्लिशर्स की गाइड बुक मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो सही है लेकिन कुछ चीज़ें उसमें आपको नहीं मिलेंगी। इकरा पब्लिशर वाले में निगत अल्ताफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और शायद एक आध टॉपिक उसमें भी ना मिले क्योंकि वो है गाइड बुक। ये जब एक्चुअल बुक्स से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरा सिलेबस, तमाम टॉपिक्स मिल जाते हैं। गाइड बुक से कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती और फिर अगर आप सॉल्व पेपर लेते हैं तो उसमें तो बेहद शॉर्ट लिखा हुआ होता है। वो याद करके अगर पेपर करके आएंगे तो आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग ज़रा इसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं गेस्ट पेपर आपको बता दूं बीए पार्ट 2 का। ये है क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं मैंने, आपको पता है आपके पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ़िलासफ़ी का जिक्र है कि एजुकेशन की फ़िलासफ़ी क्या है। एजुकेशन जो हम तालीम हासिल करते हैं इसके पीछे का फ़लसफ़ा क्या है, हम क्यों तालीम हासिल करते हैं, क्यों छोटे बच्चों को 2-3 साल से ही स्कूल में डाल देते हैं और हम कोई 20-25 साल तक पढ़ ही रहे होते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो ये इसके पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है जो आप इस पार्ट 2 के एजुकेशन के पेपर में आपने कवर करना है। आपको वो समझ आ जाएगा कि इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है। ठीक है ना, पूरी बेसिक आपको पता चलेगी। इसलिए आपने देखा होगा यासीन शेख की जो बुक है इसके ऊपर लिखा हुआ है द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की बुनियाद। आप एजुकेशन की बुनियाद को पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 2 में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर ये तालीम और पढ़ाई हम करते क्यों हैं। आई एम श्योर आप लोगों का बचपन से दिमाग में सवाल आता ज़रूर होगा कि ये हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश वालों को बता दूँ। डिफाइन, पहला सवाल है डिफाइन एजुकेशनल फिलोसफी, discuss the importance of philosophical foundation of education and explain the relation between philosophy and education। इसका उर्दू वर्जन भी देख लेते हैं। तालीमी फ़लसफ़े की तारीफ़ बयान कीजिए। तालीमी फ़लसफ़ा क्या होता है, उसकी तारीफ़ें जो मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स की ज़ुबानी हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो होती हैं वो कम से कम 5 याद कर लीजिए। और तालीमी फ़लसफ़े का क्या मफ़हूम है, पहले तालीम की तारीफ़ और उसका मफ़हूम लिखिए, फिर फ़लसफ़े की तारीफ़ और उसका मफ़हूम लिखिए, फिर दोनों को मिला के तालीमी फ़लसफ़ा मिला के उसका क्या मफ़हूम है, उसकी क्या तारीफ़ है वो लिखिए। ये आपका सिर्फ इतना सा पार्ट मैंने बताया है अभी आपको। ये सोचे कितना बड़ा आंसर बन रहा है, सिर्फ इतना सा पार्ट क्या कि तालीमी फ़लसफ़े की तारीफ़ कीजिए। पहले तालीम की डेफिनेशन, फिर फ़लसफ़े की डेफिनेशन एंड देन दोनों को मिला के फिर डेफिनेशन। ठीक है, तो यही आपके 2 पेज का आंसर बन जाएगा। और 20 नंबर के सवाल के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पेजेस का आंसर लिखना होता है और 8 से 10 हेडिंग होनी चाहिए उस आंसर में। और अगर 10 नंबर का सवाल आता है किसी भी फॉर्म में तो फिर आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस का आंसर लिखना होता है। कम से कम 5 हेडिंग्स तो होनी चाहिए। ये ज़रा रूल अपने जहन में याद रख लीजिए कि आपका कम से कम इतना होना चाहिए। इससे बढ़ा सकते हैं, इससे कम आंसर ना लिखिएगा वरना नंबर 2-4 मिलते हैं। ठीक है, अब अगले आगे सवाल का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियाद की अहमियत पर बहस कीजिए। अब तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें आपकी बुक में हैं, तालीम की बुनियादें भी हैं, फिर उसमें फ़लसफ़ियाना बुनियादें हैं, इमरानी बुनियादें हैं, मुख्तलिफ़ बुनियादें हैं। फ़लसफ़ियाना बुनियादों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और फ़लसफ़ा और तालीम के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। फ़लसफ़ा एक अलग फील्ड है, एक अलग सब्जेक्ट है, तालीम एक अलग सब्जेक्ट है, इन दोनों के फिर ताल्लुक़ को बयान करना है। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। अगर ये पूरा समझ गए हैं तो आपके 8-10 पेजेस का आंसर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो आप जब ये याद करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ऐसे ही सवाल आएगा, लेकिन हो सकता है इसमें से कोई 2 चीज़ें पूछी जाएँ, कोई एक चीज़ पूछी जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो पेपर नहीं बनाया बट मेरा गेस है कि ये इस तरह का सवाल आ सकता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम कंटेम्प्रेरी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम। ठीक है, यहाँ एनी 2 ऑफ देम का मतलब ये है कि आपको अपनी मर्जी से एनी 2 मत कीजिएगा, सर पास पेपर्स में देख लीजिएगा
कौन कौन से जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के वो सवाल आए हुए हैं, उनमें से जो ज़्यादातर आए हुए हैं वो कोई से भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। नफ्सियात के असली स्कूलों का नाम दें और उनमें से किसी 2 की वजाहत कीजिए। अब ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि पास पेपर्स में देख लीजिएगा कौन से 2 जो हैं वो ज़्यादातर रिपीटेडली आए, वो 2 कीजिएगा। ये ना हो कि आप आपकी बुक में जो सबसे छोटा वाला हो आप वो याद करके जाएं कि मिस ने तो कहा था कोई 2 करना है, बस हम ये वाला कर रहे हैं, और वो कभी ज़िंदगी में पास पेपर्स में आया ही ना हो। ये वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलॉसफी। और इसी के साथ इसी टॉपिक का दूसरा सवाल है, राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ये एक ही टॉपिक है इसलिए दोनों सवाल एक ही तरह के होंगे, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, बट ये एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इस्लाम में तालीम की अहमियत को उजागर करें, इस्लामी फ़लसफ़े के मुताबिक तालीम के मकासद बयान करें, और इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की खुसूसियात लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, discuss the factors affecting growth and development during childhood and adolescence। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उर्दू में कहते हैं बालिदगी और नशोनुमा के असूल बयान कीजिए। यहाँ पे भी पहले आपने बालिदगी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर नशोनुमा की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसको बताना है कि उसके क्या असूल है। पहले इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। ये मैं बता दूँ, जो भी टॉपिक है सबसे पहले उसको आपने पहले डिफाइन करना होता है कि वो एक्चुअली है क्या। भली सवाल में पूछा हो या ना पूछा हो, आपने खुद से उसको डिफाइन करना लाजमी है। ये बात अपने पल्लू से बांध लें, ठीक है ना। जब जो टॉपिक आता है ना, अगर आपको जैसे ये बालिदगी और नशोनुमा के असूल डायरेक्ट पूछें तो डायरेक्ट असूल की हेडिंग डाल के शुरू मत हो जाइएगा। पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है कि आखिर ये किसकी बात हो रही है, बालिदगी क्या है, कौन है, क्या काम करता है, नशोनुमा कौन है, क्या चीज़ है, उसके बाद फिर उसके असूलों पे आइएगा, ठीक है। बचपन और बलूगत के दौरान बालिदगी और नशोनुमा को मुतासर करने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। ये मैंने 2 इसके पार्ट्स दिए हैं, बचपन भी है आपके पास, बलूगत भी है, आगे और भी हैं, 4-5 हैं, लेकिन ये 2 काफ़ी रिपीटेडली आते हैं आपके पेपर में, इसलिए मैंने ये 2 दिए हैं, जिसमें से बचपन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी ये तो हो गया, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ लर्निंग प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो सबसे पहले याद कीजिएगा क्योंकि अक्सर व बेशतर ये आता है। थॉर्नडाइक की पेश करदा नज़रिया आमोजिश की वजाहत कीजिए, पूरा बताइएगा नज़रिया आमोजिश। पहले नज़रिया आमोजिश लॉ ऑफ लर्निंग की आपने डेफिनेशन देनी है, उसके जो एक्सपर्ट्स ने डेफिनेशन बताई हुई है वो भी याद करनी है। 5-5 डेफिनेशंस याद कीजिएगा, भले लिखने में आप 3 लिखें 4 लिखें, लेकिन याद 5 कीजिएगा, ठीक है। फिर उसका पूरा डिफाइन करना है कि आखिर ये होता क्या है। ये लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है, जिसको लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, ये है क्या आखिर, ठीक है ना। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करनी है कि उन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, वो उनके हिसाब से लर्निंग क्या होती है। लर्निंग है एक तरह से जो हम याद करते हैं ना, जो इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये इसकी एक थ्योरी है, इसका एक नज़रिया है कि हम ये याद क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हमें दिमाग में जहन नशी हो जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो किस वजह से दिमाग तक पहुंचता है, किस वजह से हमारे दिमाग में याद रहती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इनफरादी, सॉरी इंग्लिश में आ जाती हूँ, डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डिटेल एंड what method could be adopted to determine individual differences, discuss any two in detail। ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इसके बारे में पूरा ये टॉपिक है, उसके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, फिर बताना है कि कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि अगले बंदे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्या है, क्यों है, और उसके कोई 2 टाइप्स, 2 मेथड्स आपको डिटेल में बताने हैं। वो 2 मेथड्स आप कोई से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पास पेपर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। इनफरादी इख्तलाफात की वजाहत कीजिए, क्या होता है इनफरादी इख्तलाफ, इसका क्या मफहूम है, उसका क्या मतलब है, उसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान कीजिए, ठीक है, तफसील से बयान करनी है मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी होती हैं।
फिर इनफरादी इख्तलाफात का तयन करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है, किसी भी दो तरीके को तफसील से बयान कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम समाजी तरबियत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलाइजेशन। What are the various agencies of socialization? Explain the role of family in detail. इसमें सबसे पहले आपको सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसका मफहूम बताना है, उसके जो एक्सपर्ट्स ने जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो डेफिनेशन बताई हुई है, पहले सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद उसकी एजेंसीज पे जाइएगा। ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये बात, जो भी टॉपिक आ रहा है पहले उसको डिफाइन करना है, चाहे सवाल में हो या ना हो। ठीक है, इससे आपका सवाल आंसर अच्छा बनता है और आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। समाजी तरबियत की मुख्तलिफ एजेंसियाँ क्या हैं, इसमें भी सबसे पहले आपको समाजी तरबियत बताना है, उसका मफहूम बताना है, उसकी तारीफ़ें लिखनी है, फिर बताना है उसकी मुख्तलिफ एजेंसियाँ कौन कौन सी होती हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ख़ानदान है। ख़ानदान के बाद आपका स्कूल भी होता है, दोस्त अकारिब भी होते हैं, ये सब बाद में कीजिएगा, पहले ख़ानदान को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ख़ानदान ही सबसे पहले मेन बेसिक चीज़ होती है किसी भी इंसान को एक समाजी इंसान बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हर साल ऑलमोस्ट 70-80% तो आता ही है, और ये आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ में भी याद किया होगा, तो आपको इसको जस्ट रिवाइज करने की जहमत करनी होगी बस, और कुछ नहीं करना आपने इसमें। एवेल्यूट द रोल ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बताना है, बरसगी में मुस्लिम तालीम की तरक्की में अलीगढ़ तहरीक के किरदार का जायज़ा लीजिए, या इसमें आपको अलीगढ़ तहरीक की जगह पे आ जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान के किरदार का जायज़ा लीजिए। बात वही है, सर सैयद अहमद ख़ान ने ही अलीगढ़ तहरीक शुरू की थी, अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद अहमद ख़ान दोनों एक ही चीज़ है। अब ये ना हो कि सर सैयद अहमद ख़ान आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, ये तो पाकिस्तान स्टडी का टॉपिक है, ये यहाँ क्या कर रहा है। यही है टॉपिक, आपकी बुक में भी है, तालीम से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन अ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की शख्सियत पर सकाफत के असरात का जायज़ा दीजिए, ये भी आपके पास टॉपिक है कल्चर वाला, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल क्लास एंड एवेल्यूट द इफेक्ट ऑन एजुकेशन। मिडिल क्लास यानी मुतवस्सित तबके की खसूसियात बयान कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको बताना है मुतवस्सित तबका क्या है, मिडिल क्लास का तबका किसको कहते हैं, कौन है, उसका मफहूम बताना है, फिर खसूसियात पे आइएगा, डायरेक्ट खसूसियात मत लिखिएगा, समझ आ रही है। और तालीम पर उसके असरात का जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा गेस्ट पेपर। देखिए मैं 10-11 सवाल निकालती हूँ ताकि आप लोगों पे बर्डन भी ना हो। मुझे पता है इस वक्त एक दिन पहले आप लोग कहेंगे हम ये सारा कैसे याद करेंगे। बेटा तैयारी सबसे पहले बहुत दिन पहले से स्टार्ट की जाती है, पास पेपर से आपको खुद तैयारी करनी होती है, गेस्ट पेपर से वो आपको हेल्प करने के लिए बनते हैं ताकि आपका अंदाज़ा मतलब आपको पता चल जाए कि आपने जो तैयारी की है इतने अरसे में क्या वो आया ठीक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस थी या नहीं थी। जो आपने याद कर लिया वो ठीक है। अब गेस्ट पेपर में देखें जो सवाल आपने याद नहीं किए उनको मज़ीद आप रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको सही से देख सकते हैं, और जो इसमें आपने याद किए हुए हैं उनको मज़ीद और अच्छा पक्का कर सकते हैं। बस ये होता है, इसलिए गेस्ट पेपर सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होता है, इससे बैठ के तैयारी नहीं करते। जो लोग मुझसे 1 महीने 2 महीने पहले गेस्ट पेपर मांग रहे होते हैं, मिस दे दें प्लीज़ गेस्ट पेपर दे दें, बेटा इतनी जल्दी तो हम खुद भी नहीं बनाते, ठीक है ना, उसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और जो एक दिन पहले गेस्ट पेपर बनता है ना वो ज़्यादा लगता है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस मैंने नोट किया, जो मैं एक दिन पहले बनाती हूँ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होता है। तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। वैसे पार्ट 2 के पेपर्स जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से सवाल मुख्तलिफ आते हैं, या थोड़ा सा कह लें मुश्किल पेपर बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो तैयारी भी वही सोच के कीजिएगा, पार्ट 2 के पेपर थोड़े से मुख्तलिफ बनते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।